प्यारे बच्चों, आप लोगों का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसे कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था को देखे कि उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था को किस तरह से इरावती कर्वे ने उसके सारे नातेदारी के क्या समूह है, नातेदारी की क्या शब्दावली है, वैवाहिक नियम क्या है, उपहार आदान प्रदान करने के क्या वहाँ पैमाने हैं, इन सारी चीजों पे इरावती कर्वे अपना बतलाई है। उसी तरह से दक्षिणी भारत की नातेदारी व्यवस्था के बारे में भी इरावती कर्वे ने अपना बताई है। दोनों के नातेदारियों में बहुत कुछ समानताएं भी हैं, भाई कुछ डिफरेंट भी हैं, कुछ अंतर भी हैं। उसी अंतर को हम आज अध्ययन करेंगे कि उत्तर भारत के नातेदारी में और दक्षिण भारत के नातेदारी में क्या क्या अंतर है। आप चूंकि हम लोग उत्तर भारत से लगभग बिलोंग करते हैं और लगभग वैसे ही नातेदारी यहाँ पे पाई जाती है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में है भी, उत्तर भारत की स्थिति में है हम लोग, और उत्तर भारत की जो नातेदारी व्यवस्था है जो हम लोग पढ़े हैं उसी तरह के हम लोग फॉलो भी किया जाता है। क्योंकि हम लोगों का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है, पितृ वंशीय है। पिता से ही पुत्र को नाम प्राप्त होता है और सत्ता भी प्राप्त होती है पिता से पुत्र को। और वहीं दक्षिण भारत में जो है वहां दोनों चीजें पाई जाती है। वहां पे द्रविड़ संस्कृति पाई जाती है, तो पितृवंश भी चलता है और मातृवंश भी चलता है। और बेटे और बेटी में या पुरुष और महिला में बहुत अंतर नहीं दिखाई देता है। इन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। हमारे यहाँ कुछ अंतर ज्यादा है, वहां पे लगभग समानताएं हैं, बहुत अंतर नहीं दिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष वर्चस्व का समाज है, तो यहाँ पे पुरुष मानसिकता के ज्यादा गोतक के रूप में दिखलाई देती है, लेकिन वहां पे ऐसा कम है तो सारे जगह पूरे विश्व में है, मगर वहां पे हमारे यहाँ से कम है। तो आज जो हम लोग टॉपिक अध्ययन करेंगे वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था में क्या अंतर है, इस पे हम लोग बात करेंगे, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था में अंतर। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नातेदारी में जो व्यवस्था में अंतर हम देखेंगे, तो पहला टॉपिक अगर हम देखें तो उत्तर भारत में देखिए, उत्तर भारत में कि किस समूह में, उत्तर भारत के नातेदारी में किस समूह में हम शादी नहीं कर सकते हैं, इसकी चर्चा होती है। क्या कहते हैं? उत्तर भारत में जहां पे हम लोग हैं, तो यहाँ पे कहां हम शादी नहीं कर सकते हैं, इसकी चर्चा होती है। ये बात कही गई है कि बहिर्विवाह करना चाहिए, गोत्र से बाहर विवाह करना चाहिए, सपिंड से बाहर विवाह करना चाहिए, गांव से बाहर विवाह करना चाहिए। तो यहाँ पे किस समूह में हम शादी नहीं से पहले रहे कि किस समूह में या परिवार में हम शादी कर विवाह कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसकी चर्चा। किस समूह या परिवार में विवाह नहीं कर सकते हैं, इसकी चर्चा होती है। और दक्षिण भारत का जो है वहां पे हम किस समूह में
विवाह करेंगे, किस परिवार से विवाह करेंगे, वो हमारे लिए अच्छा रहता है, उस चीज की बात होती है। दक्षिण भारत में जो नातेदारी व्यवस्था की विवाह की बात आती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि हम किस समूह में शादी कर सकते हैं, किस परिवार में शादी कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, इसकी चर्चा होती है। दोनों में अंतर है। यहाँ पे एक तरह से नकारात्मक है, वहां पे सकारात्मक दृष्टिकोण रखा गया कि किसमें हम शादी करेंगे वो हमारे लिए, जैसे ममेरे फुफरे में वहां शादी करना अच्छा माना जाता है, कुटुंब में ही शादी किया जाता है, गांव के अंदर शादी किया जाता है, यहाँ गांव के बाहर किया जाता है, गोत्र से बाहर किया जाता है, बहिर्विवाह विवाह किया जाता है। इस तरह से यहाँ नकारात्मक, यहाँ पे सकारात्मक दृष्टिकोण किस समूह में अच्छा रहेगा। और फिर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट जो उत्तर भारत में जो विवाह होता है, तो इसमें जो शादी होती है, तो जो लड़की आती है वो जिस घर में आती है, उस घर के सारे सदस्य उसके लिए नए होते हैं। सारे सदस्य लड़की के लिए नए होते हैं, सास ससुर पति देवर चाहे जो भी लोग हैं, और उसके साथ उसको एडजस्टमेंट या अनुकूलन करना पड़ता है, सभी के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। क्योंकि और दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत में विवाह की परंपरा है, उसमें यह है कि दक्षिण भारत में जो जन्म का परिवार है और जनन का परिवार है, या रक्त संबंधी परिवार है या विवाह संबंधी परिवार है, एक दूसरे के लोग जानते रहते हैं। मतलब ममेरे फुफरे में जान होती है शादी, मामा की भांजी से शादी हो जाती है, तो पहले से लोग जानते रहते हैं। आती है लड़की तो उस घर परिवार के सारे सदस्यों को जानती रहती है, उसमें बहुत उनको एडजस्ट पहले से उनके साथ बिहेवियर का नॉलेज होता है, किसके साथ हमारा कैसा बिहेवियर है। इस आधार पे वहां पे एडजस्टमेंट होने में दिक्कत नहीं होती है। वहां पे लड़की वर पक्ष के सारे सदस्यों को पहले से जानती रहती है। जैसा कि मैंने बतलाया था, दक्षिण भारत के नातेदारी व्यवस्था में वैवाहिक नियम है कि मामा का भांजी से शादी हो जाता है, ममेरे फुफेरे में शादी होती है, तो वहां पे लोग जानते रहते हैं एक दूसरे को, तो एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं होती है। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं। जैसे आप लोग मैंने यहां पे देखेंगे कि उत्तर भारत में रक्त संबंधियों को ज्यादा ही अहमियत दी जाती है विवाह संबंधियों के अपेक्षा। रक्त संबंधियों के जो शब्द यूज होते हैं और विवाह संबंधियों के लिए जो शब्द यूज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे रक्त संबंधी मतलब माता पिता चाचा ताऊ भाई बहन, ये सारे लोगों पे जो यूज होते हैं, मतलब प्रेफरेंस उत्तर भारत में ज्यादा दिया जाता है विवाह संबंधियों के अपेक्षा। अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसका नॉलेज आप लोगों के भी होगा कि शादी विवाह में लोग अब हो रहा है, तो धीरे धीरे प्रभाव औरतों का यहाँ भी बढ़ रहा है। बाकी जो देखा जाता है मेनली जो प्रेफरेंस या परंपरागत रूप से चला आ रहा है उत्तर भारत में, उसमें यही देखा जाता है कि रक्त संबंधियों को ज्यादा ही प्रोत्साहन दिया जाता है और अपेक्षाकृत विवाह संबंधियों के। और आप दक्षिण भारत में देखेंगे कि जब नातेदार एक चाहे रक्त संबंधी हो और चाहे विवाह संबंधी हो, दोनों का जो संबोधन है, जो समवयस्क है, तो लगभग एक है। क्या है? लगभग एक है उनका संबोधन, बहुत अंतर नहीं है। विवाह संबंधी और रक्त संबंधियों में बहुत अंतर नहीं है, यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे रक्त संबंधियों को उत्तर भारत में ज्यादा अहमियत दिया जाता है दक्षिण भारत के अपेक्षा। फिर चौथा पॉइंट क्या, उपहार का आदान प्रदान के रूप में हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो है अगर उपहार जब विवाह होता है तो वध पक्ष के लोग वर पक्ष को उपहार देते हैं। सारे ये दहेज प्रथा के रूप में हम लोगों की तरफ चलता है, आप देखते हैं ये गलत प्रथा है।
उपहार दूसरी होती है, प्रथा दूसरी है। बाकी यहाँ पे जो है कि वध पक्ष के लोग उत्तर भारत में वर पक्ष को उपहार देते हैं। और दक्षिण भारत में आप देखेंगे, बतलाया भी था कल के क्लास में कि यहाँ पे जो उपहार देने की व्यवस्था है, तो पहले वर पक्ष वध पक्ष को उपहार देता है, वर पक्ष वध पक्ष को उपहार देता है, फिर वध पक्ष फिर उपहार देकर लड़की के लिए साड़ी और गहना या आभूषण बनवाता है। फिर उसके बाद से अगर लड़का लड़की अपने घर से अलग, माता पिता अगर सास ससुर अलग होकर रहते हैं, दूसरा नया घर में जाते हैं, तो वर पक्ष या उसके पिता, लड़के के पिता और लड़की के पिता दोनों नए घर में फिर उपहार देते हैं। तो यहाँ पे जो उपहार देने की परंपरा है दोनों ओर से बराबर है। जो नए लड़के के लिए दिया जाता है, लड़के के लिए दिया जाता है। तो ये देखने में आता है कि ये चार आप लोगों को मेन डिफरेंट बतलाया कि ये नातेदारी व्यवस्था में ये अंतर है। इसका आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। ये टॉपिक या विवाह और नातेदारी यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।